नमस्कार। जय श्री राम दोस्तों। क्रीपी स्कैरी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज की कहानी रमेश नाम के व्यक्ति की कहानी है जो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले का रहने वाला है। और आज मैं आपको उसके जीवन में घटी एक बेहद खौफनाक घटना के बारे में बताने जा रहा हूं। ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक सत्य घटना है। इसमें कुछ भी काल्पनिक या मनगढ़ंत नहीं है। ये वो घटना है जो स्वयं राजेश के साथ घटी थी। ये कहानी मुझे राजेश ने भेजी है और उसने जैसे जैसे उसने बताया, आज मैं वैसे ही आपको उस घटना के बारे में बताऊंगा। स्किप किए बिना पूरी कहानी सुनिएगा। तो दोस्तों, क्या आपने चकवा के बारे में कभी सुना है या मूठ मरवाने के बारे में सुना होगा? ये कुछ उसे मिलता जुलता ही है। अगर नहीं सुना तो चलिए आपको कहानी में ले चलता हूं। चकवा शब्द है जिसका अर्थ होता है रात में निकलने वाली आत्मा जो 2 बार ही आवाज देती है, और वो भी आपके किसी अपने के रूप में। दोस्तों, ये चकवा के बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। गांव के पुराने लोगों को इस चकवा के बारे में अच्छी तरह जानकारी होती है। चकवा एक ग्रामीण शब्द है जिसका अर्थ है चकमा देकर मारने वाला। पर आखिर ये चकवा है क्या? दरअसल ऐसी मान्यता है कि ये वो आत्मा है जो सिर्फ रात में ही बाहर आती है और ये जंगली इलाकों में पाई जाती है। इनकी खासियत ये है कि ये किसी भी इंसान का रूप ले सकती है। आपके पहचान के व्यक्ति का रूप लेती है ताकि आप जाल में फंस जाएं, और ये अपने शिकार को 2 बार ही आवाज देकर बुलाती है। चकवा या मूठ कभी तीसरी आवाज नहीं दे सकती। ये उनकी खासियत है, और ये अपनी आंख बार बार बंद चालू करती रहती है और जाल में फंसे इंसान को धोखे से अपने पास बुलाकर मार डालती है। तो दोस्तों, ये बात आज से 7 साल पुरानी है। लगभग 2016 की घटना है। उस समय राजेश 16-17 साल का था। वो अपनी मौसी के यहाँ उनके लड़के प्रमोद भैया के साथ उनके गांव गया था। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से 20 किलोमीटर दूर बिलबई एक गांव है। वहां से कच्चा रास्ता था जो अब वर्तमान में पक्की सड़क का रूप ले चुका है। लगभग 5 किलोमीटर अंदर को पैदल या फिर बैल की मदद से आप कुछ ही देर में गांव पहुंच जाते थे। अब तो खैर वहां पक्की सड़क बन गई है, तो तमाम आवागमन के साधन मौजूद हो गए। राजेश काफी समय पहले गया था, तब वहां ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था। बारिश में तो उस रास्ते पर चलना और भी दूभर हो जाता था। जब वो अपने भैया के साथ गया था तब बारिश का मौसम तो नहीं था, पर सर्दी के दिनों में कोहरा ओस गिरने के कारण वैसा ही वातावरण बन गया था। ये लोग शाम के समय बांदा पहुंचकर मैजिक या ऑटो का इंतजार करने लगे। ऑटो रिक्शा के आते ही ये लोग गांव के लिए रवाना हो गए। ओस में मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू और हिचकोले लेकर चलते ऑटो का आनंद मन को खुश किए जा रहा था। उसी रास्ते से होते हुए आधे 1 घंटे में गांव पहुंच गए थे। सबसे मिलने के बाद खाना खा पी कर दोनों भाई सो गए, क्योंकि बिजली सिर्फ दिन में 4 या 5 घंटे ही आती थी और शाम को 5 बजे के बाद पूरी रात लालटेन या फिर मोमबत्ती की रोशनी में ही गुजारनी पड़ती थी। क्योंकि राजेश बहुत कम ही ग्रामीण इलाकों में गया था, तो ये उसके लिए कुछ नया अनुभव था। और हाँ, उसे फोटोग्राफी करना और वीडियो बनाने का शौक बचपन से ही था, लेकिन तब उसके पास मोबाइल फोन नहीं था, इसलिए उसको मन में फोटो खींच कर ही निकालनी थी। राजेश ने बताया, यकीन मानिए भैया, यदि उस समय मेरे पास मोबाइल फोन होता तो मैं जीवन के हर उस पल को वीडियो में कैद कर चुका होता। राजेश जहां भी बाहर जाता था अपना कोडैक का KB10 कैमरा ले जाना कभी नहीं भूलता था। विचित्र जगहों, जंगलों में फोटो खींचना उसको बहुत पसंद था और अच्छा भी लगता था। राजेश बताता है, भैया मेरे पास वो फोटो नहीं है, वरना मैं उस गांव की ठीक उसी जगह की फोटो आपको जरूर दिखाता जहां मेरे साथ ये घटना घटी थी। तो आइए अब फिर से उस घटना की तरफ रुख करते हैं। राजेश उस गांव में किसी को जानता नहीं था, तो अगले दिन वहां के उसके हमउम्र लड़के संदीप से राजेश की पहचान और दोस्ती करा दी गई। राजेश जब तक वहां था उसको घुमाने फिराने और उसके साथ समय बिताने की जिम्मेदारी संदीप की थी। संदीप ने राजेश को वहां के खेतों में घुमाया और ये दोनों दिन भर एक साथ घूमते और खूब मस्ती करते। कहीं ना कहीं घूमने का प्रोग्राम बन ही जाता था। तो एक दिन दोनों का प्रोग्राम एक गांव जाने का बना जो वहां से लगभग 70-80 किलोमीटर दूर था। वहां राजेश की एक और चचेरी मौसी रहती थी।
वो गांव वहां से उतना नजदीक नहीं था। यही कोई 3 घंटे का रास्ता रहा होगा। राजेश ने सोचा, जब यहां तक आया हूं तो जाने से पहले क्यों ना उनसे भी एक बार और मिलाऊं। ये लोग बस से ना जाकर प्रमोद भैया की मोटरसाइकिल से निकले। उस समय उनको महोबा से होकर पनवाड़ी जाना था। इन दोनों ने महोबा में चाय नाश्ता किया और पनवाड़ी की ओर निकले। तब तक शाम हो चुकी थी। वैसे तो महोबा से पनवाड़ी 1 घंटे में पहुंच जाते हैं, पर उस दिन उनके साथ न जाने क्या हुआ कि वो रास्ता भटक गए। ऊपर से उनका 2 बार एक्सीडेंट होते होते बचा और घूम फिर कर वापस उसी रास्ते पर आ जाते थे। इधर अंधेरा होने को था और राजेश ने संदीप से कहा, भाई यार, हमको बस से ही आना चाहिए था। जब रास्ता नहीं पता था तो मोटरसाइकिल से आकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। संदीप भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो बोला कि मैं यहाँ से पहले भी कई बार आ चुका हूँ, पर आज पता नहीं क्या हो रहा है। ये दोनों बस रास्ते पर चले जा रहे थे। ना कोई गांव दिख रहा था, ना ही कोई इंसान। अब शाम के 7 बजने को आए थे, लेकिन ये अभी तक नहीं पहुंचे थे। ये लोग 10-12 किलोमीटर के बीच ही घूमते रहे। आगे जाकर लगता कि का नाका पीछे रह गया। फिर वापस पीछे पलटकर आते, पर कोई नाका नहीं दिखता। जैसे तैसे हिम्मत कर ये दोनों आगे जा रहे थे। कुछ देर बाद सामने से एक टांगे वाला बुजुर्ग आदमी दिखा। उसे देखकर दोनों को कुछ हिम्मत मिली। जब इन्होंने उस बूढ़े आदमी से रास्ता पूछा और उसे अपनी परेशानी बताई तो वो बोला कि साहब, इस रास्ते पर हमेशा ऐसा ही होता है। खासकर अमावस के दिन दुर्घटनाएं होना आम बात थी। फिर उसने जो तरीका उन्हें बताया वो उनको काफी अजीब लगा। उसने कहा कि आप लोग एक काम करो, यहाँ रुककर रास्ते के किनारे पर पेशाब कीजिए और फिर उस पर अपना पांव रखकर सीधे गाड़ी चालू करके निकल जाइए। उस समय उनकी बात मानने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था, तो उन्होंने वैसा ही किया और फिर निकले। और लगभग 15 से 20 मिनट बाद एक रास्ता दिखा जहां से पनवाड़ी का रास्ता जाता था। उसको देखकर संदीप को रास्ता याद आ गया और दोनों सही सलामत गांव पहुंच गए। ये लोग दिन के 3 बजे निकले थे और रात को 8 बजे के लगभग घर पहुंचे। गांव में सर्दी के समय लोग शाम को 7 बजे तक खाना पीना खाकर 8 बजे तक सो जाया करते थे। तो जब ये लोग गांव पहुंचे तो गांव में सन्नाटा था। लोग अपने अपने घरों में सो चुके थे। जब ये मौसी के घर पहुंचे तो उस वक्त ज्यादा बातचीत नहीं हुई और मौसी ने इनको खाना खिलाकर बिस्तर के दर्शन करवाए और ये हुआ कि सुबह बातचीत होगी। संदीप खा पीकर बिस्तर में लेटा और कुछ देर में ही सो गया। लेकिन पता नहीं राजेश के साथ कुछ अजीब हरकतें होना शुरू हो गई थी। कभी इसको अचानक से सर्दी लगने लगती तो अगले ही पल तेज गर्मी। एक अलग ही बेचैनी सी थी पूरे शरीर में। बिस्तर पर वो बस करवटे ही बदल रहा था। कभी हल्की सी झपकी लगती तो ऐसा लगता कि कोई उसका गला दबा रहा हो। लाख कोशिश के बाद भी न हाथ पैर हिल पाता न कुछ बोल पाता। फिर कुछ देर बाद अचानक से सब नॉर्मल हो जाता। ऐसा उसके साथ उस रात 3-4 बार हुआ होगा। फिर वो बाथरूम जाने के लिए उठा और गांव में तब बाथरूम घर के बाहर तरफ दूर ही बने होते थे और राजेश की मौसी की आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी कि वो पक्का बाथरूम बनवा सके। तो ऊपर की तरफ से खुला और 3 तरफ से गारा मिट्टी की दीवार और एक बांस का गेट लगा हुआ छोटा सा बाथरूम घर से बाहर बनवा रखा था। वो भी महिलाओं के नहाने धोने के लिए। और पुरुष तो बाहर आंगन में बैठकर ही स्नान कर लेते थे। राजेश जैसे ही बाथरूम के अंदर गया तो उसे एक आवाज आई जो उसकी मौसी की थी। अब उसको ये नहीं पता था कि उसने 2 बार दी या फिर 3 बार, पर वो आवाज उसको बिल्कुल साफ सुनाई दी थी, जैसे कोई उस बाथरूम के बाहर ही खड़ा होकर पुकार रहा हो। इतनी रात को मौसी भला क्यों आवाज देंगी, और वो तो अंदर कमरे में सो रही थी। लेकिन राजेश फिर भी बोला कि मैं आ रहा हूं मौसी। उसने बाहर आकर देखा तो कोई नहीं था। उसको लगा शायद उनको बाथरूम जाना होगा तो उसको जल्दी बाहर आने के लिए आवाज दी होगी, पर बाहर कोई नहीं था। फिर जैसे ही राजेश अंदर आने लगा, दालान तक आया, फिर किसी ने उसे पीछे से पुकारा, राजेश राजेश। राजेश ने मौसी समझकर पीछे पलटकर देखा तो दूर अंधेरे में साड़ी पहने हुए कोई औरत थी। क्योंकि उसी दिन 14 थी और अगले दिन अमावस्या, इसलिए अंधेरा बहुत था।
अंधेरे की वजह से उसको साफ नहीं दिख रहा था, पर इतना अवश्य देख सकता था कि कोई औरत साड़ी पहने खड़ी है। तो राजेश पलटकर उसके पास जाने ही वाला था कि तभी अंदर से मौसी बाहर आई और उन्होंने राजेश को टोका। अरे राजेश, तू बाहर क्या कर रहा है? और ये उसके पीछे से आई थी। तो राजेश ने पलटकर देखा तो वो चौंक गया। अरे ये तो मौसी है। फिर वो सामने कौन था? फिर उसने पीछे पलटकर देखा तो हैरान रह गया। वहां कोई नहीं था। राजेश यही कोई 16-17 साल का रहा होगा। वो अनजान था उस वक्त इन सभी चीजों से, इसलिए उसे डर नहीं लगा। उल्टा अंदर मौसी से बोलने लगा कि शायद भाभी बाहर है, मुझे लगा आप हो, मुझे आप जैसी ही लगी थी। मौसी ये सुनते ही उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गई। उस वक्त तो कुछ नहीं बोली, बस इतना कहा कि अब यदि तुमको बाथरूम जाना हो तो आंगन के कोने में कर लेना और अब बाहर मत जाना। उनकी बात मानकर राजेश सो गया। सुबह जब सभी लोग उठे और संदीप और राजेश दोनों आगे दालान में बैठकर चाय पी रहे थे, तब घर के सभी लोग वहां बैठे थे और गांव के 2 बूढ़े दद्दा भी मैसी के ससुर जी से मिलने आए हुए थे। सभी चाय पी रहे थे। तभी उन्होंने वो शाम वाला वाकया सबको बताया। ये सुनकर सभी हैरान तो हुए और उन्होंने इसे सामान्य घटना बताया, लेकिन जो गांव के वो दद्दा जी बैठे थे उनमें से एक ने बताया कि आपको चकवा लग गया था, जिसमें इंसान भ्रमित होकर भटक जाता है। आप 2 लोग थे तो इतने समय भटक कर भी सुरक्षित रहे। यदि अकेले होते तो कोई न कोई दिख भी सकता था। और यहां अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती है, खासकर चौदस या फिर अमावस को। यही बात उनको उस टांगेन वाले ने भी बोली थी, जिसने इनको उस रास्ते से बाहर आने का तरीका बताया था। दूसरे दद्दा बोले कि वो तो आपके माता पिता के कर्म अच्छे कह लीजिए, या फिर किस्मत जो वो बैल वाला मिल गया और आपको रास्ता बता दिया, वरना कोई भी घटना घट सकती थी। उनकी बात सुनकर वहां बैठे मौसी के ससुर जी ने उन दद्दाजी को डांट दिया। क्यों फालतू में बच्चों के मन में डर फैला रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होता। उनके इतना कहने पर ही वहां बैठे लोगों में आपस में बहस होने लगी। एक साइड इसे सच और दूसरे साइड इसे झूठ बताने में लगे थे। बाद में जब राजेश ने रात को बाथरूम जाते वक्त की बात बताई और उसका नाम लेकर आवाज देने की बात कही, तो आधे लोगों ने इसे भी वहम बताया, जबकि राजेश को आवाज आई थी। खैर, राजेश और संदीप वहां इस बात पर ज्यादा बहस करने के बजाय राजेश ने वापस निकलने की बात की और फिर कुछ देर मौसी मौसा से बातचीत की और नाश्ता करके वहां से वापस निकले। वापस आकर जब राजेश ने ये सारी बात प्रमोद भैया को बताई, उस वक्त वहां उनके 1-2 दोस्त थे। प्रमोद भैया के दोस्त राहुल भैया ने तो और डरा दिया। वो बोले कि हाँ, आपको चकवा लग गया था, इसलिए आप उसी जगह गोल गोल घूमते रहे, और जब उस टांगे वाले ने आपको बताया कि आप पेशाब करके उस पर पैर रखकर आगे जाएं, तो आगे जाकर सही रास्ता आ गया और आप सही जगह पहुंच गए। वरना यदि रात ज्यादा हो जाती तो आपको चकवा इंसानी रूप में दिख भी सकता था। ये अच्छा हुआ कि आप 2 लोग थे। ये चीजें स्थानीय लोगों को इतना परेशान नहीं करती, लेकिन नए इंसानों को देखकर उनके पीछे लग जाती है। और राजेश भाई, जो रात में साड़ी पहने उस औरत ने 2 बार आवाज लगाई, ये वही चकवा की ही होगी। आप लोगों को देखकर आपके पीछे पीछे वहां तक आ गया होगा। यदि राजेश भाई, अगर आप उसको अपना रिस्पॉन्स दे देते और उठकर उसके पास चले जाते, तो फिर आपको कोई भी ढूंढ नहीं पाता। उसके बाद राहुल भैया ने उनके साथ घटी एक पुरानी घटना भी बताई। जब वो एक जगह घूमने गए थे और वापस धर्मशाला में आकर रुके, तो रात को उनको उनके ही एक साथी की आई, जो उनका नाम लेकर उन्हें पुकार रहा था। जब उन्होंने उठकर देखा तो उनको दिखने में तो वो उनका ही साथी लग रहा था, पर आंख बार बार झपका रहा था, और जब उसके पैर देखे तो उसके पैर उलटे दिखे। ये देखकर वो घबरा गए। वो बचपन से गांव में रह रहे थे, इसीलिए हिम्मत दिखाकर जोर से आवाज देकर सभी को जगा दिया, और जैसे ही सब जागे उसके बाद वो वहां पर कभी भी दिखाई नहीं दिया। उनकी बात सुनकर राजेश काफी ज्यादा डर गया था। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे उन भैया की बात राजेश के कानों में ही गूंज रही थी। उन्होंने कहा कि चकवा ने आपको देख लिया था और आपके पीछे पीछे वो भी वहां पहुंच गया। राहुल की ये बात राजेश को अंदर तक इतना डरा गई और राजेश सोच सोच कर परेशान हो गया।
सुबह तक उसे काफी तेज बुखार हो गया था और पनवाड़ी वाली मौसी ने बिलबई वाली मौसी को फोन करके सब बताया। उन्होंने ये भी बताया कि बहू यानी राजेश की भाभी अपने मायके में थी। पता नहीं राजेश ने रात में साड़ी पहने किस औरत को देखा। दीदी राजेश की नजर उतार देना, हो सकता है कहीं कोई बुरा साया राजेश के पीछे लग गया हो। फिर जब मौसा जी आए और उनको ये बात पता चली तो वो राहुल पर बहुत ज्यादा गुस्सा हुए। कम से कम आधे घंटे तक मौसा जी राहुल को डांट लगाई और डांट लगाते हुए वो बोले, खामखा बच्चे को डरा दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। बाद में मौसी ने राजेश की नजर उतारी और गूगल का धुआं दिया। मौसा जी ने हनुमान जी की मूर्ति का सिंदूर उसके सीने और माथे में लगाया। फिर कुछ दिनों बाद राजेश वापस अपने घर शहडोल आ गया और काफी समय तक उसी किस्से के बारे में सोचता रहा। आज भी जब वो घटना उसको याद आती है तो वो अंदर तक कांप उठता है। उसके बाद तो न जाने कितने लोगों ने राहुल भैया की बात को सही ठहराया होगा। वैसे तो ये वाली घटना आज भी राजेश के साथ कभी कभी होती रहती है। जब वो अपने रूम में बैठकर कुछ काम कर रहा होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे मम्मी ने आवाज दी हो या पापा आवाज देकर बुला रहे हो, और जब वो बाहर निकलकर देखता है तो कोई नहीं होता। नीचे जाकर पूछने पर सभी मना कर देते हैं कि तुझे किसी ने भी कोई आवाज नहीं दी। शायद ये तेरा वहम होगा, बस यही वहम अभी तक बना हुआ है। फिर राजेश ने ये कहानी हमसे साझा की और हमने ये कहानी आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर पेश कर दी। आपको राजेश की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपके साथ या आपके जानने वालों के साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है जो कि आश्चर्यजनक, भयानक या किसी तरह की कोई पैरानॉर्मल घटना हुई हो तो आप मुझसे टेलीग्राम से संपर्क कर सकते हैं या कमेंट में भी लिख सकते हैं। आपकी कहानी पर मैं विश्वास करता हूं। आप अपनी कहानी हमें भेज सकते हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से आपकी कहानी भी अपने चैनल में लाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आज के इस कहानी के जरिए आप लोगों को एक अलग ही तरह का मनोरंजन मिला होगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।